प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये शब्द आपने सुना है। यानी कि जो प्रैक्टिस करना, प्रयत्न करने से ही एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है या परिपक्व हो सकता है। यानी कि जितना आप किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए उतना ही आपको उसमें परफेक्ट बनाएगी, आपके लिए उतना ही अच्छा वो परिणाम दे करके जाएगी। जैसे ही हमारे मैथ्स, रीजनिंग, ये चीज ऐसी होती हैं जिनमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये परफेक्ट उसमें बना देती है, परिपूर्ण आपको बनाती है। देखिए, ये चीज ऐसी है कि इसमें किसी प्रकार की कोई नई खोज नहीं होती, कोई नए आविष्कार नहीं होते। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग ऐसी चीज है कि ये एक लिमिटेड चीज है, ये अगर किताब में लिखी है तो सिर्फ वही आना है। जैसे मान के चलिए इतिहास है, इतिहास एक फिक्स है। ठीक है, इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं होता ना, वो बना है तो वो आप याद कर लीजिए, इतिहास कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स, जीएस, जीके ऐसा होता है कि ये बढ़ता रहता है, इसका अंत नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पीछे की चीज इतिहास बनती जाएगी। ठीक है, तो आप इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो वो एक फिक्स है। इसी प्रकार मैथ्स क्या है, फिक्स है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई नया आविष्कार, कोई नई संख्या का उत्पादन हो गया हो, कुछ हो गया हो, नहीं। ठीक है, तो आप जो बुक में आपके दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो चीजें हैं, उनको तो कम से कम आप पढ़ लीजिए, कम से कम उनको, उनका प्रैक्टिस तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के साथ साथ हमें क्या है, मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो रेशियो आता है एग्जाम में, जो हमारे एमपीवी की एग्जाम, रेलवे की एग्जाम में 75-25 का आता है। ठीक है, जिसमें 75% हमारा क्या होता है, थ्योरी होती है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है। 25 नंबर हमारे होते हैं किस चीज के, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, उसमें साइंस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो हमें ज्यादा फोकस तो करना है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऊपर ही, क्योंकि वो हमारे 75 नंबर्स का आता है, उसमें हमें 70+ स्कोर तो करना ही करना है। ठीक है, बाकी हमारे 25 नंबर है, इनको हमें 25 में से 25 ही लाना है, क्योंकि ये कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। ठीक है, बहुत सरल काम है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग हम दोनों ही पढ़ेंगे। छोटी छोटी क्लासेस में इसमें बताऊंगा आपको कि जो हमारे जनरली जो हमें नॉर्मल मैथ्स आती है इन एग्जाम में, ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, उन छोटी छोटी एग्जाम में, उन छोटी छोटी क्वेश्चंस में ही गलती कर लेते हैं, उनको हम सही से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे आज सबसे बेसिक मैथ्स से, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। देखिए, बोर्ड मास का नियम आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, भूल गए होंगे वो अलग चीज है, फिर से याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड मास का नियम जो है वो इस प्रकार की संख्या पद्धति को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये एक नियम है एक प्रकार का, कुछ नहीं है, हमें बोर्ड मास के नियम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हमारे इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए, बोर्ड मास में यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है, ब्रैकेट। यानी कि जैसा जैसा ये लिखा है ना, उस क्वेश्चन को हमें उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में सॉल्व करना होता है। ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, ये तो हो गया कोष्टक, कोष्टक का। ठीक है, तीसरे नंबर, सॉरी, ये आ गया ओ, आ गया डी। डी का मतलब हो गया हमारा क्या, डिवीजन, यानी कि भाग। क्या करना है हमें, भाग लगाना है। एम, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ठीक है, ए, ए का मतलब हो गया हमारा एडिशन। क्या हो गया, एडिशन, यानी कि जोड़। ठीक है, और एस का मतलब हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि घटाना। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जिसमें कोष्टक दिया हो, का दिया हो, भाग दिया हो, गुणा, जोड़, घटाना, ये 6 की 6 चीजें दी हो, तो उसमें हमें बोर्ड मास का नियम ही उपयोग करना है। सबसे पहले हम हल करेंगे कोष्टकों को, उसके पहले अगर का बना है, का मतलब होता है इनटू, इस प्रकार का। ठीक है, ये अलग का है, ये अलग का है, अगर
इस प्रकार देखिए इस क्वेश्चन में का लिखा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व यहाँ पर करेंगे। देखिए का, फिर इसके बाद हम भाग लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और सबसे आखिरी में घटाएंगे, जिसको हम भागु योग भी कहते हैं। भाग से हो गया भाग, गुणा, योग, घटाना, ठीक है, भागु योग का नियम भी इसको कहते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए इस नियम के अनुसार। कैसे करते हैं हम, चलिए हम भी करते हैं साथ में। 250 प्लस 150 कोष्टक बंद, डिवाइड बाय 50 का 48 माइनस 40 प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला था हमें कोष्टक, सबसे पहले हम इन कोष्टकों को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन कोष्टकों को। 250 प्लस 150 कितना हो गया, कितना हो गया, ये 400 हो गया ना, कितना हो गया 400, ठीक है। कोष्टक खत्म, डिवाइड 50 का 48 माइनस 40 कितना बचा 8 प्लस 3 हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए 400, अब यहां पर क्या होगा, देखिए एक चीज ध्यान रखना आप कि बोर्ड मास के नियम में अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है साथ साथ, तो चाहे तो आप पहले डिवीजन कर लीजिए या मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया है तो चाहे तो आप पहले एडिशन कर लीजिए या सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, आपका आंसर वही आना है, ठीक है। दोनों में से जिस किसी को भी प्राथमिकता आपको देना चाहते हैं उनको आप दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का मतलब होता है इनटू, यानी कि 400 डिवाइड बाय 50, का को मैं लिख सकता हूँ इनटू 8 प्लस 3। अब आपको ये नहीं करना है कि अब 8 में 3 जोड़ दीजिए, नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में आपको आप कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था गुणा और भाग में से चाहे पहले आप इस भाग को कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आंसर आपका वही आना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 होता तो चाहे -2 प्लस 3 होता तो चाहे तो मैं पहले इन दोनों को यहाँ पे घटा लेता, चाहे इस 3 को इस 3 से जोड़ देता, तो मेरा भी आंसर वही आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर एक उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूं मैं आपको, अगर देखिए 1/2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बटे में क्या लिखा, क्या रहता है इसके, हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पर इसको मुझे अगर गुणे का निशान लाना है तो इन संख्याओं को पलट दूंगा मैं, देखिए 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी कि निशान भी बदला, साथ में संख्या भी क्या हुई, पलट गई। उसी प्रकार अगर मान के चलिए 1 इंटू 1/2 लिखा है, ठीक है, 1/2 लिखा है, तो यहां पर अगर मुझे इसको भाग करना है तो मुझे यहां पर देखिए 1/2, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इनका संबंध एक दूसरे से होता है। तो यहां पर 400 डिवाइड बाय 50 लिखा है, यानी कि इसके बटे में एक है, तो यहां पर अगर मैं इंटू करूंगा तो क्या होगी, संख्या पलट जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी 400 इंटू 1/50 हो जाएगी, इंटू 8 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 1 हटा देता हूँ क्योंकि होता ही है सभी की सभी संख्याओं, जितनी संख्या लिखी है ना इनके बटे में एक चल रहा है, यहाँ पर एक एक इस प्रकार से चलता ही है वो तो, ठीक है, लेकिन वो लिखा नहीं होता है, अदृश्य होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूं, अब यह मेरा मल्टीप्लाई आ गया, देखिए भाग हो गया, भाग को मैंने गुणा में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे क्या, इनटू, सबसे पहले ये जोड़ूंगा नहीं 8 और 3 को, है ना, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगी हमारी, ठीक है, 5 से ये 8 बार कट जाएगा, 8 का इंटू 8 में कर दूं तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 बचा। अब मेरा आंसर कितना आ गया 67। देखिए ये आ गया मेरा भागु योग से, यानी कि बोर्ड मास के नियम से आंसर। अगर मान लो गलती से मैं इन 8, अब देखिए ये तो आंसर आ गया, अब यहाँ पर देखना आप थोड़ा समझना, अगर इन 8 और 3 को मैं जोड़ देता पहले, ठीक है, देखना आप ध्यान से, यहाँ पर अगर 8 और 3 को मैं जोड़ देता तो मेरा कितना होता, देखिए आंसर कितना आता 400 इंटू कर दूं मैं 1/50 हो जाएगा ये ना, 50 इंटू में देखना 11 आ रहा है, क्या आ रहा है 11, 8 और 3 कितना हो जाता 11 हो जाता वो। अब यहाँ पर इसको मैं देखिए क्या करता हूँ 50 8 इंटू 11 बचा, कितना आंसर आया 88, आ गया ना गलत आंसर, है ना। इसीलिए बोर्ड मास का नियम प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ 8 का 3 आप बिल्कुल नहीं जोड़ना, ये गलती नहीं करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलने हैं ये दोनों, ठीक है, इसके बाद में आपको ये हटा देता हूँ मैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये तो गलत आंसर आ गया था।
यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 400 डिवाइड बाय 50 का यहाँ पर ये वाला कोष्टक खोल लिया, 400 खोल लिया। अब इस डिवाइड को मैं इंटू में चेंज करूंगा तो संख्या मेरी पलट जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। तो 400 इंटू 1/50 इंटू 8+3, यहाँ पे 50 400 कट गया तो 8 बार कट गया, 8 यहाँ 64 और 3 67 67, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अब एक और अपन बोर्ड मास का सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 माइनस हट यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 2, 14 माइनस 8 कितना बचा 6 डिवाइड बाय 3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे भाग, इसको कोष्टक से निकाल लो, प्लस 2 इंटू है यहाँ पर, ठीक है 6। अब देखिए मैंने बताया था यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भाग का निशान गुणा में करता हूँ तो निशान तो गुणा का हो जाएगा, लेकिन क्या होगा संख्या पलट जाएगी। 3/1 है तो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, है ना। कोई भी संख्या है उसके बटे में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 4 क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ये क्यूब भी आपको याद करना है, एक चीज का आप ध्यान रखना, ये आंसर आ गया मेरा 68, ठीक है। ऐसा मत करना कि 4 का क्यूब में पहले 2 जोड़ दो, आंसर गलत हो जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, करके देख लेना यकीन ना हो तो, ठीक है। इसलिए बोर्ड मास का नियम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ संख्याओं के बारे में जो आपके सामने आपको दिख रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों की। देखिए जो गणित में जितने भी 0 से लेकर अनंत तक जितने भी अंक 1 2 3 4 5 6 7 से लेके हर जो अनंत तक जो अंक होते हैं, जो डिजिट होती हैं, उनको हम कहते हैं अंक, ठीक है। अंक 0 से स्टार्ट होकर अनंत पर समाप्त होता है, यानी कि अनंत है मतलब इन्फिनिटी है, वो समाप्त कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। 0 से लेके अनंत तक जो संख्या जो डिजिट होती है उनको हम अंक कहते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या भी इसको कहते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा होता है 1 से स्टार्ट। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन करने वाली चीज होती है कि 0 क्या है। देखिए यहाँ पर हमने 0 नहीं लिखा है, तो 0 को आप ध्यान रखना, 0 याद रखना प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। 0 क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक होल नंबर पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण अंक है, इसलिए 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या यानी कि होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या हो सकती है, जितनी भी मेरी प्राकृतिक संख्या है ना वो ये पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें ये 0 है, इसलिए इसमें क्या होता है 0 होता है, इसीलिए पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। अगला चलते हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो 2 से विभाजित हो, ठीक है। ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इवन नंबर्स। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है, ये क्या होती है 2 से डिवाइड होने वाली, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो होती है हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, जो 2 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मैं 1 लिखता है तो 1 में 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 लिखता 3 में नहीं होता, 5 में नहीं होता, 7 में नहीं होता, 9 में नहीं होता, 9 3 से डिवाइड संख्या होती है, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या, देखिए सम क्योंकि 2 क्या है एक सम संख्या है, इसीलिए सम संख्या में आप इस चीज से याद रखना कि सम 2, ठीक है। सम संख्या यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। अगला आता है हमारा विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। कौन से नंबर ओड। ओड नंबर का मतलब होता है जिसमें 2 संख्या 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम कहेंगे ओड नंबर्स, ठीक है। विषम संख्या कहते हैं उनको हम। 1 से यहाँ संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो अनंत तक जाती हैं, कौन संख्याएं
विषम संख्या। इन शब्दों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम जब भाज्य अभाज्य प्राइम को प्राइम नंबर पढ़ेंगे ना, तब भी आपको ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। इसीलिए आपको पहले मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि प्राकृत संख्या, डिजिट, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, देखिए प्राकृत जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। सम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, इस प्रकार से। तो वो हो गई हमारी कौन सी, ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। ठीक है, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिनके सिर्फ कितने गुणज हों, 2 गुणज होते हैं। जिनके कितने, 2 गुणज होते हैं। जिन संख्याओं के 2 गुणज होते हैं वो कहलाती हैं हमारी प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। यानी कि 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए इनको या तो ये वे स्वयं से डिवाइड हों, ठीक है, या तो फिर ये स्वयं से डिवाइड होती हैं, या फिर 1 से डिवाइड हो, या तो स्वयं से या 1 से। यानी कि जिनके सिर्फ 2 गुणज होते हैं वो हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2 कौन संख्या है, 2 सम संख्या है, लेकिन कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। या तो 2 देखिए, या तो ये 2 है, या तो ये स्वयं से डिवाइड होगा या 1 से। ठीक है, इसके 1 और 2 ये 2 ही गुणज हो सकते हैं। ठीक है, 5 है तो ये 5 भी या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अगर मान के लिए 13 के बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है, अब यहाँ पर 15, आप बोलेंगे 15 क्यों नहीं है, तो देखिए 15 को अपन देखते हैं। अगर 15 को मैं डिवाइड करूंगा तो 15 देखिए यहाँ किसके से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और स्वयं 15 से भी डिवाइड हो रहा है, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये 2 से अधिक गुणजों से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है 15। ठीक है, इसलिए 15 नहीं लिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जिनके सिर्फ 2 गुणज हों वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 गुणज हों। अगला आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर यानी जिनको P अपॉन Q के रूप में डिवाइड किया जाए, जिनको P अपॉन Q के रूप में डिवाइड किया जाए उनको हम कहते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक है, जहां पर Q बराबरी पर 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर Q का मान 0 कभी नहीं होगा, वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P बाय Q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते। परिमेय संख्याओं का एक रूप और भी है, जिनमें दशमलव के बाद में अगर 3, 3, 3, 3 लिखा है ना इस प्रकार से, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे मान के चलिए जो पाई होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 3.14 1 2 3 मतलब ये अनंत तक जाता है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पाई का मान कितना होता है, 22/7, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है मजेदार चीज। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 P बाय Q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, P बाय Q के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पर Q इजिकल टू 0 नहीं है, इसीलिए ये 22/7 तो कौन संख्या है, परिमेय, लेकिन पाई कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, जिसको हम P बाय Q में जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिनकी पुनरावृत्ति हो दशमलव के बाद और जो P बाय Q के रूप में डिनोट हो उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम भाज्य संख्या के ऊपर। देखिए अभाज्य संख्या हमने पढ़ ली। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसका देखिए भाज्य संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि वो स्वयं से भी डिवाइड हों
और 1 से भी डिवाइड हो और अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो। तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, क्या 1 भाज्य संख्या है? नहीं। क्या 2 भाज्य संख्या है? नहीं। क्या 3 भाज्य संख्या है? नहीं। क्या 4 भाज्य संख्या है? यस। देखिए तो प्रथम हमारी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4, क्योंकि देखिए 4 तो स्वयं 4 से भी डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं 4 के, तो ये भाज्य संख्या है। 4 6 8 12 इस प्रकार से ये जो संख्याएं कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। प्रथम भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? 4 होगी। ठीक है, देखिए एक जो होता है ना, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये भी आप नोट डाउन करना। 0 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला आता है सह अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या वो हो गई, भाज्य संख्या हो गई, अब आगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, जिन किन्हीं दो संख्याओं के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, मान के चलिए 11 और 13, और जिनका HCF कितना होगा? 1 होता है। सीधा शब्दों में जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, उनको हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। 11 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 11, और 13 का 1 और 13, तो कौन कौन सा हो रहा है कॉमन? ठीक है, 1 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार मान के चलिए 3 और 7, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 और 3, 7 का 1 और 7, HCF कितना? 1। जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है, वो संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा भिन्नों के बारे में। देखिए भिन्न क्या होते हैं? फ्रैक्शन जिनमें अंश बटे, जो संख्याएं अंश बटे हर यानी कि p/q में डिवाइड, वो परिमेय संख्या पढ़ा था, वही अंश बटे हर, जिन्हें हम अंश बटे हर में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रैक्शन या भिन्न। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, यानी कि इवन फ्रैक्शन और ओड फ्रैक्शन। ठीक है, सम भिन्न का मतलब ये होता है जिसमें जो अंश होता है, अंश जो होता है वो जो है छोटा होता है हर से, यानी कि इसका मान छोटा और इसका मान बड़ा होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए p का मान अगर 5 है तो q का मान 7 होगा। यानी कि जहां पर अंश छोटा होता है हर से, वो होती है हमारी सम भिन्न, ठीक है, इवन फ्रैक्शन। विषम भिन्न होती है जहां पे अंश बड़ा होता है हर से, अंश बड़ा होता है हर से, यानी कि 7/5। यहाँ पे अंश 7 है, हर क्या हो गया? 5। इनको कहते हैं हम विषम भिन्न, यानी कि हमारा सम भिन्न में जो फ्रैक्शन, जो अंश होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्या? सम भिन्न। ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पर क्या, सम भिन्न में अंश छोटा होना चाहिए, सॉरी अंश क्या होना चाहिए? छोटा होता है, और हर जो होता है वो बड़ा होता है सम भिन्न में। और विषम भिन्न में हमारा जो अंश होता है वो बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, देखिए विषम भिन्नों कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं। किस प्रकार? इसे लिखा ना 7/5 को इस प्रकार से, 5 तो 7/5। इनको हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है इनको। ये होती है हमारी विषम भिन्न, ये होती है हमारी सम भिन्न। जिनको इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता वो होती है हमारी सम भिन्न।